Bismillahirrahmanirrahim. Before we start today's session, let us review what we have done previously. There is a quotation here which you can see, and this quotation says that people who produce outstanding results do specific things to create those results. यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अचीव करते हैं, दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है, वो ऐसे नहीं हो जाती। उसके लिए उन्हें कुछ स्टेप्स लेना पड़ते हैं, कुछ एक्शन लेना पड़ते हैं ताकि वो रिजल्ट वो क्रिएट कर सकें। अभी आप लोगों का मकसद ये है कि आप ये कोर्स अटेंड करने के बाद इस काबिल हो जाएं कि आप जर्नल राइटिंग यानी एकेडमिक राइटिंग और बिजनेस राइटिंग इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकें। आपको पता हो कि जो बिजनेस राइटिंग है उसमें आपने फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आपने मेटाफर्स यूज़ नहीं करनी, आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करने, आपने सिमिलीज उसके अंदर यूज़ नहीं करनी, आपने अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ नहीं करने। बड़ी शॉर्ट एंड स्मार्ट वो आपने राइटिंग लिखनी है। और कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ बिजनेस राइटिंग, इसको टेक्निकल राइटिंग भी कहते हैं, वो क्या है, तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कि जी टेक्निकल राइटिंग से मुराद रिज्यूमे राइटिंग है, जॉब कवर लेटर है, ईमेल राइटिंग है, मेमो राइटिंग है, प्रपोजल राइटिंग है। ठीक है, आप मैनुअल बनाते हैं किसी चीज़ का, हाउ टू डू थिंग्स बनाते हैं, तो जो भी चीज़ें आप लोग बनाते हैं, लिखते हैं, जो कि एक ऑडियंस सेंटर्ड होती हैं, जिसमें आप ऑडियंस को सामने रख के और अपना मैसेज प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस राइटिंग। और उसके लिए आप इस कोर्स के अंदर आए तो आप एक एफर्ट कर रही हैं ताकि आपकी जो राइटिंग है और इवन जो आपकी बिजनेस टॉक है उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आए। लेकिन अगर आप इस कोर्स को सिर्फ सुन लेते हैं और हैंड आउट रीड कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, यू डू नॉट डू स्पेसिफिक थिंग। वो स्पेसिफिक थिंग्स क्या है कि आप जो हर क्लास के अंदर सीख रहे हैं आप उसको अप्लाई करें। जैसे आपको कहा गया कि जब आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग का प्रोसेस क्या है, आप आइडियाज गैदर करें। कहाँ से गैदर करें, कहाँ से कलेक्ट करें? आपस में डिस्कशन से करें, अपने एक्सपीरियंस से करें, इंटरनेट को इस्तेमाल करें, कोई किताब पढ़ी है वहाँ से लें, किसी सीनियर से पूछें। जब तक आप आइडियाज कलेक्ट नहीं करते तो वो जो आप लोगों का राइटर्स ब्लॉक का इशू है, यानी कि लिखते लिखते आइडियाज रन आउट हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि मैं आगे क्या लिखूं, आपकी राइटिंग के अंदर एक रप नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता कि आपने उसकी जो स्टेज 1 है, कंसेप्शन या प्री राइटिंग स्टेज, आपने उसको मिस कर दिया है। आप डायरेक्ट ड्राफ्टिंग के ऊपर आ गए हैं। और जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जब आप राइटिंग कर रहे हैं, तो आप साथ में एडिटिंग भी कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, और आपका जो फोकस है वो डिवाइड हो रहा है। किस चीज़ के ऊपर डिवाइड हो रहा है? कंटेंट के ऊपर कि मैं क्या लिख रहा हूँ। नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर? स्पेलिंग्स के ऊपर। आपको फिक्र है कि मेरे स्पेलिंग ना गलत हो जाए। जो ही स्पेलिंग गलत होती हैं तो आप फ़ौरन उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आप साथ ही रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। ये अलग 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 स्टेप्स हैं, इनको आपको अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो राइटर्स ब्लॉक लिखते हुए रुक जाना इसलिए होता है कि आपने स्टेज 1 को फॉलो नहीं किया होता। इसी तरीके से जब आप मैसेज इनिशिएट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं। तो लिखना बड़ा ज़रूरी है, आउटलाइन बनाना बड़ा ज़रूरी है। जितने पॉइंट्स आपके पास आए वो आप नोट करें, उसके बाद आप उसको ड्राफ्ट करें, फिर एडिट करें, फिर रिवाइज करें, फिर आप उसको सेंड करें। और अभी हमने ये देखा है कि जितने भी मैसेज हम इवन ग्रुप के अंदर भी कर रहे होते हैं तो हमें कई बार मैसेज इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमें डिलीट करना पड़ता है। उसकी वजह यह कि हमारी हैबिट के अंदर रिवीजन नहीं है। जिस दिन हमारी हैबिट के अंदर एडिटिंग और रिवीजन शामिल हो गई, उस दिन हम देखेंगे कि हमारी राइटिंग ज़्यादा परसुएसिव हो गई है, ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है। अब जल्दी से हम रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का। यस जोया। जी सर, एक सवाल ये है कि जैसे हम कॉलम वगैरह लिख रहे होते हैं
उर्दू में तो उसे कॉलम कहते हैं, लेकिन जब हम किसी बिजनेस आर्टिकल साइट लिख रहे पे होते या हैं। किसी और स्ट्रक्चर को लेकर काम कर रहे हो तो वो ब्लॉग कहलाता है। तो ब्लॉग ब्लॉग और आर्टिकल में फर्क क्या है? आर्टिकल एक जनरल नोयत का होता है, उसकी लेंथ आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, जबकि ब्लॉग जो है उसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेज यूज करना पड़ती है, उसमें आपको अटेंशन ग्रैब करनी पड़ती है, आपको इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस उसके अंदर ऐड करने पड़ती हैं। ठीक है। ब्लॉग राइटिंग के ऊपर एक किताब है, अगर आप मुझे इस क्लास के बाद जी ग्रुप के अंदर रिमाइंड करवा दें तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे ब्लॉग राइटिंग के बारे में। वो एक ब्लॉग राइटर ने लिखी हुई है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएगा। आर्टिकल जर्नल होता है, ब्लॉग एक खास आइटम को, खास टॉपिक को लेके आप उसके ऊपर लिखते हैं, अपने वर्ड्स को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं और उसमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डालते हैं, कुछ आप फैक्ट्स डालते हैं, कुछ फिगर्स डालते हैं, एक ऐसी चीज़ डालते हैं जिसके बाद पढ़ने के बाद उसका टॉपिक पढ़ते ही जो रीडर है वो मतवज्जो हो जाए उसकी तरफ। जैसे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो प्रोडक्ट की कोई ना कोई हाईलाइट डालते हैं। जी सर। ठीक है, मतलब आप देखिए केएफसी क्या डालता है, फिंगर लिकिंग, तो वो एक टैग लाइन डाल रहा है, तो वो एक उसके ऊपर जब आप लिखेंगे व्हाई इज फिंगर लिकिंग फूड, तो वो आपके एक ब्लॉग बन जाएगी उसके ऊपर। सही, शुक्रिया सर। ओके। अच्छा, पहले हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट सेशन था कि कंपोजिंग आवरसेल्फ राइटिंग फॉर अदर्स, के हमने लिखना तो खुद है लेकिन हमारा मकसद कोई और होता है। हम जल्दी जल्दी स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कस किया है इसको। बिजनेस मीन रिस्पेक्ट, अगर हमारी राइटिंग के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट इन एड्रेसिंग, रिस्पेक्ट इन कंपोजिंग, रिस्पेक्ट इन चॉइस ऑफ वर्ड्स, आज हम 7 चीज में देखेंगे कि चॉइस ऑफ वर्ड्स में रिस्पेक्ट कैसे आती है। रिस्पेक्ट थ्रू टोन एंड रिस्पेक्ट थ्रू मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग का मतलब क्या है? ग्रामेटिकल थिंग्स, पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल, ग्रामर का सही इस्तेमाल, अपोस्ट्रॉफी का सही इस्तेमाल। तो ये अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो सामने वाला समझेगा कि आपने उसको इज्जत दी है। इज्जत कैसे दी है? कि आपने मिस स्पेलिंग नहीं की है, आपने इरेलीवेंट चीज़ें दी, आपने उसका टाइम वेस्ट नहीं किया। पर्पज ऑफ राइटिंग नो लेंथी सेंटेंसेस, तो जितना भी आप लिख रहे होते हैं आपने पर्पज के सामने रखना होता है। मकसद क्या है आपका लिखने का? ब्लॉग लिख रहे हैं तो ब्लॉग लिखने का मकसद क्या है, तो आप लंबे सेंटेंसेस नहीं डालेंगे। तो आज हम सेंटेंस लेंथ के बारे में भी बात करेंगे। सोशल जीनियस होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सोशल जीनियस नहीं है, अगर आप इंटरेक्टिव नहीं है, अगर आपका एक स्माइलिंग फेस नहीं है, अगर आप लोगों को सुनते नहीं है, हम सारे सुनाते हैं लेकिन सुनते बहुत कम है। अगर हम सुनते नहीं है तो लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमें पसंद नहीं करेंगे। तो सोशल जीनियस का होना बड़ा ज़रूरी है एज ए राइटर। अब इसमें यह भी होता है कि आप नब्ज पकड़ लेते हैं, दूसरे की नब्ज पहचान लेते हैं कि वो क्या चाह रहा है। अगर आप अपने बॉस के साथ जाके बैठेंगे, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट गपशप लगाएंगे, यू विल फाइंड आउट कि द टास्क विच यू हैव बीन गिवन, what is the purpose behind that task. But if you do not meet and do not interact, or you do not interact with the PA of your boss, the secretary of your boss, और आपको एक टास्क मिलता है कि आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, अब आप अपने एंगल से रिपोर्ट लिखेंगे, आपने बॉस का एंगल उसमें एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपने डाटा कलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है। तो जब आपकी रिपोर्ट जाएगी तो जाहिर है कि उसके अंदर फिर करेक्शन और बाकी चीजें ज्यादा आएंगी आपके। तो इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों के साथ मेल जोल, ये बड़ा ज़रूरी है। यू हैव टू बिल्ड रिलेशंस, भले आपने सर्विस ही सेल करनी हो या आपने प्रोडक्ट सेल करनी हो। फॉरगेट सेलिंग, सेलिंग को भूल जाएं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब आपका एक रिलेशन डेवलप हो गया तो सेलिंग खुद ब खुद हो जाएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है। 60,000 हमें थॉट्स आती हैं और 80 to 95% नेगेटिव होती हैं। और राइटिंग इज अ स्किल, तो राइट 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 जो मैं आपको ग्रुप्स में भी कहता हूँ। अब लिखने का मतलब ये नहीं कि आप 500 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का आर्टिकल या डिसर्टेशन या कोई थीसिस लिख दें। यू राइट 3 लाइन्स, यू राइट 4 लाइन्स, बट मेक इट अ रेगुलर हैबिट। इसमें रेगुलरिटी लेके आए और उसको इम्प्रूव करें, उसमें चीज़ें देखें जो आपको बताई जाती हैं, उन फार्मूला को उसमें इस्तेमाल करें। कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, फिर हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखी थी। और कम्युनिकेट करते हुए, कोई भी चीज़ लिखते हुए, आपको अपने रीडर को, अपने ऑडियंस को, अपने लिसनर को ज़रूर ध्यान में रखें। राइटर शुड कम डाउन टू द लेवल ऑफ योर रीडर। लेवल नीचे आने का क्या मतलब है? कि आप देखें कि अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रही हैं और आपका प्रोडक्ट, मैं एक आम बायर हूँ, एक आम क्लाइंट लेना चाह रहा हूँ,
तो आप उसमें टेक्निकल वर्ड यूज ना करें, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, सिंपल स्पेलिंग के साथ बताएं कि ये क्या चीज़ है, आप अगर मैं खरीदूंगा तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। लाइक अगर आप मुझे हेडफोन ये सेल करती हैं तो आप बताएं कि इस हेडफोन में ये क्वालिटी है कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ये चार्जेबल है या ये चार्जेबल नहीं है, इसकी कॉर्ड बड़ी लेंथी है तो आप कहीं पे भी जाके तो आप इसको कमरे में यूज़ कर सकते हैं, आपका मोबाइल के बिल्कुल क्लोज होना, ये लैपटॉप के बिल्कुल क्लोज होना ज़रूरी नहीं है। तो वाई शुड आई बाई इट, वो जो वाई है ना वो ढूंढना है आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में और उसको सिंपल अल्फाज में बताना है। तो दिस वे यू विल शो रिस्पेक्ट फॉर योर रीडर। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की हमने बात की कि अगर आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कंसेप्शन, पहले डाटा गैदर करते हैं, फिर आप एनकोड करते हैं अपने आइडियाज़ को जो आपने लिखे हुए वर्ड्स के अंदर डालते हैं, उसकी वर्ड लिमिट को आप डिसाइड करते हैं, ईमेल है तो छोटी होगी, नॉर्मल लेटर तो थोड़ा उससे बड़ा होगा, इन चीज़ों को ध्यान में लेके आते हैं, चैनल को प्रॉपर सेट करते हैं, और फिर आप उसको एक रिलायबल तरीके से आप उसको सेंड करते हैं अपने रिसीवर तक। तो ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब आपने डाटा गैदर कर लिया तो फिर आपके पास लिखने का मसला नहीं है, और इस तरीके से आप अपनी इनिशियल वो जो आपको एक क्लॉग आ जाता है, एक हिकअप आपको आ जाती है, एक ट्रबल आ जाती है कि हाउ वाई शुड आई स्टार्ट इट, वाई होगी तो आप हाउ के ऊपर खुद ब खुद चले जाएंगे। और टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये है कि जब तक आप पॉइंट्स बैठ कर लिखेंगे नहीं, आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, और इस सोचने में आपका टाइम गुजर जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी आपको किसी चीज़ के ऊपर लिखना है, काम करना है, आप उसके सर्च करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, देयर आर सो मैनी वेज एंड मीन्स, आपको ट्विटर के ऊपर भी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, आपको हैशटैग में भी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको लिंक्डइन के ऊपर भी मिल जाती हैं, फेसबुक के ऊपर भी डिस्कशन ग्रुप्स बने होते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाती हैं, और आप नॉर्मल वेब से भी आप चीज़ें कलेक्ट करते हैं। अच्छा, जब आप लिखने लगते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग या प्रोसेस ऑफ राइटिंग क्या है? प्री राइटिंग, प्री राइटिंग वही स्टेज है जिसे हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कंसेप्शन कहते हैं, यानी डाटा गैदरिंग। और उसके बाद उसकी स्ट्रेटजीज की हैं कि जब आप लिखना शुरू करें तो फिर आप लिखते चले जाएं, जब आप लिखना ख़त्म कर लें, आपकी सारी थॉट्स फिनिश हो जाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सिटिंग के अंदर लिखें, 1 घंटे का गैप दे लें, आधे घंटे का गैप दे लें, सुबह कुछ लिख लें, पूरा दिन आपको थॉट्स चलती रहेंगी, शाम को आप उसके बारे में लिख लें, और जब आप लिखना मुकम्मल हो जाए आपका टॉपिक के बारे में, फिर आप उसकी एडिटिंग और रिवीजन, यानी कि स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, ठीक है, और फिक्र लंबा है उसको काटना है, कहीं आपने मेटाफोर तो नहीं यूज़ कर दी, कोई आपने इडियम तो नहीं यूज़ कर दिया, तो बिजनेस राइटिंग के अंदर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर राइटिंग, अब लिखा हुआ तो इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो वो हमने देखा कि क्रोनोलॉजिकल और सिक्वेंशियल, यानी कि जिस तरह से इवेंट वाक़ हुए हैं उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करें। जी जोया। यस। हाँ, जी सर, अभी आपने एक पॉइंट बोला कि अहम अहम पॉइंट्स आप उसको गैदर करें। तो सर हमारे लिए जो पॉइंट अहम है जरूरी नहीं है वो किसी दूसरे के लिए अहम हो, तो इस चीज को हम कैसे जाने? अच्छा देखें, बात यह है कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर तो लिखना है, हम्म, ठीक है, और आपने हम्म, आगे प्रोडक्ट सेल करनी है या आपने एक ब्लॉग लिखनी है। अब जब आपने जी, ब्लॉग लिखनी है तो आपने सर्च करना है कि उस टॉपिक पर पहले कौन कौन सी ब्लॉग्स हैं, तो आपको हेडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हेडिंग तो हम्म, सबसे पहले चूज करनी है ना आपने, कैप्शन जो आपकी है। जब कैप्शन आ जी, गई जी, तो आप उस कैप्शन के बारे में आपने क्या लिखना है, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने हैं, जनरल चीज़ें तो नहीं लिखनी। वो फैक्ट्स एंड जी, फिगर जी आपको सर, कहाँ से मिलेंगे, वो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, नेट से मिलेंगे, किताब में मिलेंगे। तो आप वो अपने सामने पहले ड्राफ्ट में लिख लेंगी, और जब आप टाइपिंग शुरू करेंगी या लिखना शुरू करेंगी, ड्राफ्टिंग करेंगी, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो स्टैटिस्टिक्स या किसी शख्स की कोटेशन आपके सामने अवेलेबल होगी, और इसको देख के आप अपनी राइटिंग स्टार्ट कर लेंगी। लेकिन अगर आप वो चीज़ें कलेक्ट नहीं करती तो आपकी ब्लॉग जो है वो रैंडम, एमलेस और अननेसेसरी सेंटेंसेस के ऊपर होगी, कंटेंट उसके अंदर नहीं आएगा। तो कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे पहले कंटेंट आपके पास होना चाहिए, और कंटेंट हमेशा, हम तो खुद इतने वो नहीं होते ना, इतने क्रिएटिव और सारी चीज़ें कि सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएं, उसके लिए हम्म, बहुत टाइम चाहिए। और शुरू की जो सही, बिगिनर राइटर्स होते हैं उनको हमेशा चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, चीज़ें लेनी पड़ती हैं।
और आपने देखना होता है कि ओ- पहले लोगों ने इसके ऊपर क्या लिखा है, मैं उसे थोड़ी सी चीज डिफरेंट दूं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जैसे हम कोई भी ऑथेंटिकेशन हमें चाहिए होती है, जैसे आर्टिकल में या किसी भी हवाले से, तो यहाँ पे भी हम ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं जी बिल्कुल, आप उसमें कि कर हमें सकते इस हैं, जरा इसमें। आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो आपकी अपनी राइटिंग हो। अगर आपका जो ब्लॉग है या आपका आर्टिकल है वो दूसरों के रेफरेंस से ही भरा हुआ है, और वो प्लेजरिज्म में वो हम्म। डालता है उसके ऊपर, ग्रामरली के ऊपर या किसी जगह पे, और रीडर को पता चल जाता है कि ये तो इसने छापा लगाया हुआ है, तो हमेशा के हम्म। लिए आपकी जो प्रोफेशनल डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हम्म। नहीं नहीं सर, देखें जैसे हम अगर कोई इस्लामियात के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं सपोज, तो उसके लिए तो हमें जाहिर सी बात है हवाला जात चाहिए होंगे, ठीक है, हदीस के भी आयात के भी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ फिर उनमें भी तो जाहिर सी बात है हमें ऑथेंटिक चीजें चाहिए होती है ना, हम्म। इसलिए मैं क्लियर कर रही थी। जी बिल्कुल, आप ऑथेंटिक आपको उसका रेफरेंस दें, लेकिन कोशिश करें कि उसमें ज्यादा रेफरेंस वाली चीजें ना आए, आप अपनी थॉट्स इसके ऊपर दें, और जहां अपने पॉइंट को वादे करना है वहां पर उसका एक रेफरेंस देते हैं। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि वरना ये फिर ब्लॉग की बजाय रिसर्च पेपर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर राइटिंग, तो हमने क्रोनोलॉजिकल तरीका देखा, कॉज एंड इफेक्ट, आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रख सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ डिग्री, किस चीज़ की कितनी ज़्यादा शिद्दत है, तो जो भी आपका टॉपिक होगा उसके मुताबिक आप इसमें से कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। जाहिर है कि इनिशियल लेवल के ऊपर आपको चीज़ें बार बार कंसल्ट करने की जरूरत पेश आएगी, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 15-20 आर्टिकल या जो भी आपके मैसेजेस हैं आप इसके मुताबिक लिखेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएंगी, इनग्रेन होना शुरू हो जाएंगी, देन इट विल बी very much normal for you to write at your own self. But at the initial stage, in the beginning, you have to keep all these points right in front of you whenever you are going to write. Then we talked about direct approach and indirect approach. तो बाद जगहों पे हमें डायरेक्ट चीज़ें स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट हमें लिखना पड़ता है, और बाद अगर हमें इनडायरेक्ट चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जब हम किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं तो पहले हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो मुझसे एक बिहेवियर सरजद हुआ है, इसके पीछे लॉजिक्स क्या क्या थी, क्या कॉज था जिसका ये इफेक्ट था, तो वहां पे हम इनडायरेक्ट अप्रोच पे आएंगे। लेकिन अगर आप ईमेल लिख रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है 7 C's, के ये 7 C's कौन कौन सी हैं। और इसमें मैंने चार्ल्स बुक्सटर की एक कोट यूज़ की है, ये आप भी ज़रा इसको देखिएगा, ज़ाहिर है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी चीज़ें। यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग, यू मस्ट मेक इट। इसका मतलब यह है कि अगर आप सोचें कि मुझे सर्च करने के लिए टाइम चाहिए, मुझे लिखने के लिए टाइम चाहिए, तो आपको टाइम कभी भी नहीं मिलेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको एक्शन में आना पड़ेगा, आपको लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा, और अपनी डेटा गैदरिंग के बाद आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए बेसिकली इट इज़ ऑलवेज ए मैटर ऑफ प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज का हमेशा मसला होता है। जो चीज़ आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है वो आप उसको करना शुरू कर देते हैं। अगर सेहत आपकी प्रायोरिटी है तो आप पूरी ज़िंदगी सुबह 5 बजे नहीं उठते, बट वंस इट्स अ मैटर ऑफ योर हेल्थ, आप सुबह 5 बजे उठ के वॉक करना शुरू कर देते हैं, जो आप वो काम आपने पहले कभी नहीं किया होता। तो बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल हम इर्द गिर्द से देख लेते हैं, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है इन तमाम चीज़ों के लिए। अच्छा जी, 7 C's के हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये है कि द मैसेज इज सेट टू बी इफेक्टिव। अब जो भी लिख रहे हैं वो एक मैसेज है, और उसका इफेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, और वो उस वक्त इफेक्टिव होता है व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम मीनिंग दैट द सेंडर वाज इंटेंडेड टू कन्वे। जो कुछ आपके जहन में जो थॉट आपके पास हैं वो आपने पेज के ऊपर लिखी हैं या आपने प्रेजेंटेशन दी है, और वही थॉट आपके ऑडियंस के अंदर वो मैसेज एज इट इज आना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका मैसेज इफेक्टिव है। जबकि रियल लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसा करने के लिए हमें बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम स्ट्रेस के अंदर हैं, हम गुस्से में हैं, हम नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं, तो हमारी टोन उसके अंदर सरकेस्टिक हो जाएगी, तंजिया हो जाएगी,
दूसरे का मजाक उड़ाने वाली हो जाएगी, हमें इसका पता नहीं चलेगा। और मैसेज जब हमारा जाएगा लिसनर के पास जो सुन रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, तो आपको बताया था ना लास्ट टाइम के वर्बल जो है वो 7% काउंट होता है और आपका नॉन वर्बल 93% काउंट होता है, जिसमें आपकी सिर्फ जो जो पैरा वर्बल जो लहजा है ये आपका जो है वो 38% काउंट होता है, 55% आपकी बाकी की चीज़ें काउंट होती है। तो इसको हम कैसे हासिल करें, इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। फॉर एनी कम्युनिकेशन इन बिजनेस इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव इट मस्ट हैव 7 क्वालिटीज। ये एक किस्म के पास चेक ऑफ लिस्ट आ रही है। आप जो चीज़ भी लिखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ राइटिंग को फॉलो करते हुए जो चीज़ें में लिखते हैं, तो आपने ये 7 पॉइंट्स देखने हैं कि ये 7 चीज़ें उसके अंदर हैं या नहीं है। These 7 attributes, ये जो 7 खसूसियात हैं लिखने की, these are called 7 C's of effective business communication। और इनको सी इसलिए कहते हैं, 7 सी इसलिए कहते हैं कि इसमें से हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो सी से शुरू होता है। अब हम आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। वो ये 7 सी आपके सामने, 7 सी आपके सामने है। नंबर 1 इज क्लैरिटी, या हम इसे क्लियर कहते हैं। कंसाइजनेस और कंसाइज, यानी कि वो क्लियर हो। कैसे क्लियर हो हम इसके ऊपर बात करेंगे। कंसाइज वो कैसे शॉर्ट हो। और कंसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी क्लैरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, आप खाम खा उसको रिड्यूस कर दें। तो किन पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखना है जब हम उसको कंसाइज करने लगे हैं। कंक्रीट, वो चीज़ बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सपोर्टेड हो, करेक्ट हो। अगर वो शख्स जाके इसको वेरीफाई करे इंटरनेट के जरिए या किसी भी जरिए से, तो वो ठीक हो, उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोहेरेंट हो, यानी कि आपस में लॉजिकली कनेक्टेड हो। कंप्लीट हो, मुकम्मल बात हो, अधूरी बात नहीं हो। हम अक्सर जनरल सेंटेंसेस लिखते हैं, जो मैंने भी आप लोगों के चेक किए थे थोड़े से मैसेजेस वगैरह, और फिर आप लोगों ने शेयर करने बंद कर दिए। वो शेयर करते रहा करें, उससे मुझे भी एक मटेरियल मिलता रहेगा और मैं आपको मजीद इसके ऊपर गाइड करने के काबिल हूँगा। तो उसको कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी है। जनरल सेंटेंसेस से, वेग सेंटेंसेस से जिनका मीनिंग क्लियर नहीं है, उसको हमने अवॉइड करना। और कर्टियस, कर्टिसी, पोलाइटनेस, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जो हमने शुरू में बात की थी ना कि बिजनेस मीन्स रिस्पेक्ट, बिजनेस राइटिंग मीन्स अ राइटिंग विच गिव्स रिस्पेक्ट टू योर रीडर। तो कर्टिसी का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर कर्टिसी नहीं है तो फिर सारी चीज़ें बेमानी है। अच्छा, क्लियर या क्लैरिटी। क्लियर होने का क्या मतलब है। गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड इनटू द हेड ऑफ योर रीडर एक्यूरेटली इज द पर्पज ऑफ क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो आपके जहन के अंदर एक मीनिंग है, आप जो बात करना चाह रहे हैं, वो एज इट इज आप अपने रीडर तक पहुंचा दें, बगैर किसी बायस के, बगैर किसी तंज के, बगैर किसी ऐसी चीज के जिससे वो रीडर माइंड अपना बंद कर ले। ठीक है, वो खुद पढ़ के गुस्से में आ जाए। तो आप देखें ना, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। वो किसी एंगर मैनेजमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है कि हम चूंकि स्ट्रेसेस के अंदर काम करते हैं, और जब स्ट्रेसेस बढ़ते चले जाते हैं और हमें कोई भी एक बैड न्यूज़ मैसेज मिलता है, हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वो चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है और उसके बाद हम काम पे तवज्जो अपनी कम कर देते हैं। तो एज अ राइटर यू हैव टू टेक दिस पॉइंट इनटू कंसिडरेशन दैट व्हेनेवर you are going to compose, you are going to draft your sentence, it should have that clarity। आप क्लैरिटी को मजीद देखते हैं। अच्छा, दिस इज नॉट सिंपल बिकॉज वी ऑल कैरी आवर ओन इंटरप्रिटेशन। ये मैंने आज कुछ वर्ड हाईलाइट किए हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्लैरिटी क्यों नहीं आती। क्लैरिटी इससे नहीं आती कि हमारे जहन में पहले से ही बात चीज़ों के बारे में इंटरप्रिटेशन होती हैं। हमने पहले सोच रखा होता है कि बॉस को अगर मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो बॉस से मेरी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। तो हमारे जहन में ऑलरेडी आइडियाज होते हैं, ये हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं एसोसिएटेड विद वर्ड्स। तो बाद वर्ड्स हम प्रेफर करते हैं, हम हमें पता है कि मुझे ये वर्ड बड़ा पसंद है, ठीक है,
हम उनको बार बार लिखते हैं और हम रीडर को उसके अंदर फॉरगेट करते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि चूज प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स हम सिलेक्ट करें लिखते हुए जो कि मुख्तसर हों, कंक्रीट हों, सॉलिड हों, मेटाफर्स और सिमिली वगैरह नहीं हो, और फेमिलियर हों, यानी कि जो आम तौर पे हम बोलचाल के अंदर यूज़ करते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे कल्चर में जो शख्स सबसे मुश्किल अल्फाज लिखता है वो कहते हैं जी इसकी अंग्रेज़ी बड़ी ज़बरदस्त है। और मैंने ये जो एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड की, सर अरशद यकीनन जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ये मैंने मास्टर्स करने के बाद 2 बार गो थ्रू की थी एज ए बुक, 2 बार, एक एक पेज। और फिर मैंने वर्ड लिस्ट बनाई थी वहां से। और फिर मैं जब वो मुश्किल अल्फाज लिखता था तो लोग खुश होते थे कि बड़ी बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश है, हालांकि मुझे पता था कि वो खुद डिक्शनरी खोल के बैठे होते हैं। बिजनेस के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती। ऑफिस कल्चर में तो हम देखते हैं ना कि हमारा कल्चर ही ऐसा होता है। लेकिन जब आपके क्लाइंट खास तौर के ऊपर अक्रॉस दी बॉर्डर हों, आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, फाइबर के ऊपर चीज़ें काम कर रहे होते हैं, अपवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बाकी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर काम, या वैसे भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बी एज सिंपल एज यू कैन। व्हेन यू हैव अ चॉइस बिटवीन लॉन्ग वर्ड एंड शॉर्ट वर्ड, जब आपके पास ऑप्शन है कि टू द पॉइंट लिखना है या रेलिवेंट लिखना है, यूज द शॉर्ट फेमिलियर वर्ड दैट योर रीडर विल क्विकली अंडरस्टैंड, वो जल्दी से उसको समझ ले। ठीक है, तो वो वर्ड आपने सेलेक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस इन पैराग्राफ, और आपके पैराग्राफ इफेक्टिव होने चाहिए। आपका जितना बड़ा पैराग्राफ होगा, जितना बड़ा सेंटेंस होगा, सेंटेंस विद इन सेंटेंस होगा, कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस लिखने की आबादी है, आप देखिएगा कि उतनी ज्यादा क्लैरिटी उसके अंदर कंप्रोमाइज होती है। अब हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। व्हेन राइटिंग और स्पीकिंग टू समवन, बी क्लियर अबाउट योर गोल और मैसेज। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये मैसेज लिख रहा हूँ, ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ये ईमेल लिख रहा हूँ, ये ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो इसका मकसद क्या है। जब मकसद आपके जहन के अंदर होगा और आपने लिख के सामने रखा होगा, तो फिर आप उसी के ऊपर ही फोकस करेंगे, आप इरेलीवेंट चीज़ें बहुत कम लिखेंगे। वट इज योर पर्पज इन कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन? इफ यू आर नॉट श्योर देन योर ऑडियंस वॉन्ट बी श्योर। अगर आपको नहीं पता कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन क्यों लिखी जा रही है, तो जाहिर है कि वो जो रीडर है उसे भी समझ नहीं आएगी कि ये आपने क्यों लिखा। टू बी क्लियर, ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइडियाज इन ईच सेंटेंस। कोशिश करें कि हर सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा आइडिया ना आए। और अगर आपका सेंटेंस लेंथी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, आप सेमी कॉलन का यूज करते हैं, तो फिर जो एक आइडिया है आप उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दें, उसमें कोई दूसरी चीज ना लेके आए। ये हम एग्जाम्पल में भी देखते हैं। Make sure that it's easy for your reader to understand your meaning. People shouldn't have to read between the lines and make assumptions on their own to understand what you're trying to say. इसका मतलब ये है कि आप फिलोसॉफिकल राइटिंग ना करें। आपको चीज़ें क्लियर हैं और आप एज्यूम कर लें कि ये रीडर को भी क्लियर होंगी, ये लिसनर को भी क्लियर होंगी, तो ऐसा नहीं है, उससे मसाइल आपके क्रिएट होते हैं। आइए देखते हैं इसको। अब हम फेमिलियर वर्ड की बात करें, जैसे अबाउट है, ठीक है, बिजनेस राइटिंग के अंदर अक्सर सिरका लिखा होता है, सिरका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। या सब्सिक्वेंट हम लिखते हैं, प्रिटेंशियस है, ये थोड़े से घुमाना फिराने वाले अल्फाज हैं, आप इसकी जगह आफ्टर यूज करें। ईजी लैटिन के अंदर एग्जाम्पल ग्रेशिया, अक्सर हम लोग नॉर्मल राइटिंग में लिखते हैं, तो आप उसकी जगह फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं। रेमुनरेशन यानी कि सैलरी या पे की जगह पे हम ये वर्ड अक्सर ऑफिस में यूज करते हैं, तो कोशिश करें, जो बिजनेस लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आप इसकी जगह पे का वर्ड यूज करें। इनवाइस की जगह इनवाइस यूज कर लें इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट फॉर पेमेंट। तो स्टेटमेंट फॉर पेमेंट जो है वो एक बड़ा वर्ड है, उसी जगह पे इनवाइस आप यूज कर लें। अच्छा, ऑल्दो इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज टेक्निकल टर्म्स एंड बिजनेस जार्गन इन सम प्रोफेशनल सिचुएशंस। कभी कभी जब जब आपके जानने वाले, आप अपने ही सर्कल के अंदर चीजें लिख रहे हैं और दूसरे पता है आपको कि वो मेरा बॉस भी इन टेक्निकल टर्म्स को जानता है, तो फिर तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप उस सर्कल से बाहर किसी लेमैन के साथ, किसी ऑर्डिनरी शख्स को लिख रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड करें। अवॉइड इट व्हेन यू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज नॉट फेमिलियर विद, हु इज नॉट एक्वेंटेड विद द टर्मिनोलॉजी।
जो इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ा सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। एट द कोर ऑफ क्लैरिटी इज सेंटेंस, यानी कि आपका सेंटेंस जो है ना वो कोर है, वो आप यूँ समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है आपके मैसेज की, वो स्पाइन है आपके मैसेज की, सेंटेंस जो है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि द एवरेज लेंथ ऑफ अ सेंटेंस शुड बी बिटवीन 17 एंड 20 वर्ड्स। कितनी होनी चाहिए लेंथ एक आम सेंटेंस की? 17 एंड 20 वर्ड, 17 से 20 अल्फाज आपके होने चाहिए। ये तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। व्हेन अ सेंटेंस, अच्छा वो 30 तक भी लिखते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं, कई लोग इससे भी बड़े सेंटेंस लिखते हैं। व्हेन अ सेंटेंस एक्सीड्स 40 वर्ड्स, जब 40 वर्ड से ज्यादा आप एक सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, ट्राई टू री राइट इट इनटू मोर देन वन सेंटेंस। आप उसको ब्रेक करके 2 या 3 सेंटेंसेस में, स्मॉल सेंटेंसेस में, शॉर्ट सेंटेंस में उसको लिखा है। अब शॉर्ट सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंस शुड नॉट बी शॉर्ट, शॉर्ट होता है अंडर 10 वर्ड्स, ठीक है? 10 अल्फाज का शॉर्ट सेंटेंस होता है और 17 से 20 वर्ड्स का एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। तो ये नहीं कि आपने सारे के सारे ही शॉर्ट सेंटेंस लिखने हैं, आपने